Good morning, all of you. Am I audible all? Good morning, Rally. Good morning, Aryan. Good morning, Taresh. Good morning, Ganesh. Good morning, Janvi, Pradriya, Trishna. Good morning, Anushka. Good morning, Nina, Driya, Sakshi. Very good morning to all. अरे किधर गए बाकी लोग? बस इतने ही लोग आए अभी तक के? नींद नहीं खुला लगता? आएंगे क्या लगता है? बोर्ड का इंपॉर्टेंट है या नीट का इंपॉर्टेंट है? कल का एक बार रिवाइज कराना है। रैली रिकॉर्डिंग नहीं देखेगा बेटा? रैली आपने रिकॉर्डिंग की डिमांड किए थे शायद। मैंने पोस्ट किया था कि आपको नहीं किया था? कहाँ थे कल आप? आपने दिए चल नहीं। क्या बोल रहे हो बेटा? तारिश नहीं समझा। अच्छा, नीनत को सेंड किया था। तारिश का नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। रिवाइज भी करवा दे रहा हूं मैं, क्या क्या हम लोग कल देखे हैं, और आगे का पार्ट भी देखते हैं। मींस रिवीजन में मैं एक काम करता हूं, मुझे टेक्स्ट करना बेटा रियली अगेन। मैं रिवीजन में आप लोगों को अगेन एक इंट्रोडक्शन से सारा पार्ट क्या क्या अभी तक हमने पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? ये एक लास्ट ईयर का जो स्लाइड पीपीटी है मेरे पास, उससे मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेंगे, और वहां से हम लोग एंटायर चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने बी कीपिंग और फिशरीज वगैरह भी नहीं पढ़े थे, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है? तो एक अच्छे फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लास्ट ईयर जो देखे थे, क्या चीज, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये फूड के प्रोडक्शन को एनहांस करना क्यों जरूरी है, क्या रीजन है। एक मिनट, यहाँ पे ये टेक्स्ट लाइन गलत आ गई है। इंपॉर्टेंट नीड बायोलॉजी जो है क्वेश्चन, वो नहीं है। प्लांट टिश्यू कल्चर अभी हुआ नहीं है, तो इसका एनिमेशन अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है? ये भी एनिमेशन अभी नहीं दिखा रहा हूँ। कल हम लोगों ने जो पढ़े थे बेटा, डायरेक्टली जो शुरुआत किए थे वो किए थे हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन से। कहां से शुरुआत किए थे कल हम लोगों ने? कल हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने कल देखे थे कि जैसे कि 1960 से लेके 2000 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें हमने फूड के प्रोडक्शन को काफी हद तक के एनहांस किया है, तो इस टाइम पीरियड को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने हाई एल्डिंग वैरायटी, व्हीट हो गया और राइस, इसको हमने क्या किए हैं, डेवलप किए। क्योंकि इस टाइम पे फूड का जैसे शॉर्टेज हुआ और पॉपुलेशन जैसे बढ़ने लगी, तो अल्टीमेटली लास्ट में डिसीजन ये हुआ कि कुछ भी हो जाए, फूड का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। अब फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हमारा लाइव स्टॉक है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसकी क्वालिटी, जो उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके प्रोडक्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक को अप्लाई किए, और फाइनली फूड के प्रोडक्शन को हमने बढ़ाया है। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के एक्चुअली जो फादर है, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो वर्क किया है, वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है। ओके, और एम एस स्वामीनाथन जो है हमारे इंडिया के फादर है। ये एक्चुअली हमारे इंडियन फादर नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडियन फादर कौन है। तो इंडियन फादर जो है एम एस स्वामीनाथन, ये आपको याद रखना है। ये कल नहीं बताया था मैंने आप लोगों को, तो अभी आप लोग ये वाला कंसेप्ट भी याद रखोगे। ठीक है? क्या चीज? एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग। फिर इसमें एक पार्ट जो हम कल नहीं देखे थे, आज रिवीजन के साथ हम दोनों भी चीजें देखेंगे। एक बी कीपिंग ऑफ फिशरीज का छोटा सा पैराग्राफ क्या आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
तो बी कीपिंग वाला पार्ट हम लोग यहीं से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज है। तो बी कीपिंग जो होता है बेटा, जिसमें रेयरिंग एंड केयरिंग जो हनी बी होती है, ठीक है, और इसके लिए एक टर्म यूज होता है एपीकल्चर। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जब मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था तो वहां पे आपको एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर ऐसे टर्म्स यूज किए थे वहां पे, याद होगा। तो एपीकल्चर मींस बी कीपिंग जो होता है वो कहलाता है। सेरिकल्चर जिसमें सिल्क वॉर्म होता है। लेकिकल्चर ऐसा कुछ तो भी टर्म था वहां पे, लैक इंसेक्ट के लिए होता है। तो देखो बी कीपिंग एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज मतलब छोटी सी जगह पे हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या लेबर या बहुत सारा वहां पे हमें पर्सन का जरूरत नहीं होता है। और इससे जो प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट, वो बी वैक्स और हनी आते हैं, जो काफी हेल्पफुल है। बी वैक्स हमारे पॉलिश और कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है, और हनी का एक तो मेडिसिनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होता है। जैसे इसमें फ्रक्टोज होता है 30%, तो काफी अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है ये हमारे लिए। ठीक, इसकी इंडिया में एक स्पीसीज जो होती है जिसे हम एपिस इंडिका कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एपिस डॉर्सेटा भी है, और भी बहुत सारे स्पीसीज और वैरायटीज देखने, वो ही याद रखना है, ठीक है। अब बी कीपिंग को सक्सेस होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो बी कीपिंग का हमें नॉलेज, और जो बी है उसका नेचर क्या है, हैबिटेट कैसा है, क्या खाएगी, कैसी जगह पे रहेगी, ये जरूरी है। क्योंकि जहां पर हम बी कीपिंग कर रहे हैं तो साइड में गार्डनिंग और फ्लावरिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे सुटेबल लोकेशन जो है बी कीपिंग के लिए, और बी हाइव्स जो मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं जिसको, जहां पे वो रहने वाली है, वो सही होना चाहिए। उसके बाद फिर कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, मतलब जो ग्रुप ऑफ बीज है उसको कलेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो हमें यूज करना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम क्या है, वो जो बी हाइव्स होता है डिफरेंट सीजन में सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो हमको उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। डिकम्पोजिशन ना हो जाए, खराब ना हो जाए, टूट के गिर ना जाए, तो उसको हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हैंडलिंग एंड कलेक्शन जो होता है हनी का और बी वैक्स का, उसके लिए भी हमें प्रॉपर प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है। और बीज हमारे लिए एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लावर होते हैं उसमें जो नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करता है ये, ठीक है। तो इस पे ये जितने भी स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन जो आ सकता है वो एक तो एपिस इंडिका जो हनी बी का इंडियन ब्रीड का एक एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। बी वैक्स और हनी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, बी कीपिंग को एपीकल्चर कहते हैं, ये एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है। बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखना है, इसके अलावा इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है फिशरीज। साक्षी बेटा रिज्वाइन करके देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या चीज, फिशरीज। तो फिशरीज की यदि हम बात करें तो फिशरीज में हम क्या बेटा, जो फिश होता है मोलस्का होता है या क्रस्टेशियंस, उसको हम रेयर करते हैं, केयरिंग करते हैं इसकी। कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग जो है फिशरीज के दरमियान इसमें आता है, ठीक है। मतलब इसमें दो है, एक पीसी कल्चर होता है और एक एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, मतलब प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, दोनों भी आ सकता है यहाँ पर, इनकी हम फार्मिंग करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्वा कल्चर। एक होता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में सिर्फ ओनली फिश आता है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब फिश में भी देखो, एक फ्रेश वाटर फिश होता है और एक एडिबल फिश होता है और एक मैराइन फिश होता है। तो फ्रेश वाटर फिश ही एडिबल फिश होता है, जिसमें कटला, रोहू और मैगुर नाम जानते होंगे वैसे आप लोग, ये बहुत ही फेमस है। ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू जैसे हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन देखते हैं ना, तो जैसे हम लोगों ने फिश का प्रोडक्शन को बढ़ाया है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं।
तो इसमें मैराइन फिश के कुछ एग्जांपल दिए हैं, सार्डिन, हिल्सा, पॉम्फ्रेट और साल्मोन। ये आपके एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है, कुछ अलग से नहीं समझा रहा हूं मैं। तो आप लोग इसे एज इट इज ऐसे ही याद रखिए, ये वाला पोर्शन याद रखने वाला है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ अलग से समझाने जैसा नहीं है, जो दिया है वो याद करो। और ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल है, तो मुझे यहाँ ड्राइंग करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्लाइड में रिटन फ्रेम में ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ये वाला स्लाइड भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आज। फिर इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट यदि हम देखें तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो कॉड लिवर ऑयल हमें मिलता है, जो विटामिन ए से रिच होता है। इसलिए जनरली हम कहते हैं ना कि जो लोग फिश खाते हैं उनका आईज और स्किन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन को अगेन हम रिवाइज करते हैं। और आपको मैंने कहा था कि 1960 से 2000 का जो टाइम पीरियड था, तो वीट के प्रोडक्शन को हमने 1 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक के बढ़ा लिए एज इट इज। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो डिपेंडेंट था प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पर, तो प्लांट ब्रीड करके हमने वीट और ऐसी राइस के प्रोडक्शन को भी हमने बढ़ाया है, आपको याद होगा। साथ ही साथ डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो है वीट, राइस, मेज, इनका हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है हमने इंप्रूव की है। तो प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब होता है मैनिपुलेशन। सिंपल टर्म में यदि हम देखें तो क्या होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या है, प्लांट स्पीसीज को हम लेकर के एक डिजायर प्लांट टाइप को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसका कल्टीवेशन करना पड़ेगा, बेटर यील्ड हमें निकालना है, यदि डिसीज रेजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। अब प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पर जो हो रहा है यदि हम देखें तो इसमें दो टाइप की प्लांट ब्रीडिंग होती है, एक तो म्यूटेशन ब्रीडिंग होता है और एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो कल हम लोगों ने कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होता है इसके कुछ पॉइंट्स देखे थे, ओवरव्यू ले रहा हूं मैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में दो जैसे डिफरेंट टाइप के प्लांट है और दोनों में अलग अलग कैरेक्टर है, ठीक है। दोनों में अलग अलग कैरेक्टर है और हम ये चाहते हैं कि दोनों भी कैरेक्टर सिंगल एक प्रोजेनी में आ जाए, इसलिए तो हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं ना। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में एक तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन, ठीक है, या फिर क्रॉसिंग कहते हैं जिसको, इसका हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम चाहते हैं कि जैसे कि हमको अच्छी क्वालिटी और अच्छी ईल्ड वाला एक प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो हम उसके लिए प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, एक तो क्रॉप का ईल्ड भी अच्छा बढ़ेगा और क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बीटी कॉटन को लेके मैं बायोटेक में आपको और भी थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि आज हम लोगों ने बीटी कॉटन जो बनाया उसमें हमने क्या किए, इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंट वाले जो जीन होता है वो कॉटन के अंदर ही इंसर्ट कर दिए। तो आज हमारे पास कॉटन का काफी, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो अब हमें क्रॉप का यील्ड और क्वालिटी को इंप्रूव करना है, पहली चीज तो। दूसरा, टॉलरेंस जो होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे कल मैंने आपको सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर है या ड्रॉप, इससे टॉलरेट करना है। तो हम प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से प्लांट में कुछ ये कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। रेजिस्टेंस टू पैथोजन मतलब वायरस हो गया, फंजाई हो गया या बैक्टीरिया, इससे बहुत जल्दी डिसीज हो जा रही थी प्लांट पे। तो इनसे हमें क्या करना है, उसे रेजिस्ट बनाना है। क्या करना है हमें, रेजिस्ट बनाना। तो ये रेजिस्ट कैसे होगा, अपने आप तो नहीं होगा ना, कुछ तो भी हमें वहां पर प्लांट में मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। अब मॉडिफिकेशन ला लिए तब जाके होगा। सैलिनिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे कि सॉल्टी वाटर यदि रहा, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बेकार हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका डेथ भी हो सकता है, सेल प्लांट मुरझा जाएगा। तो उससे उसको रेजिस्ट करना है तो हमको प्लांट ब्रीडिंग करना पड़ेगा। ओके, इंसेक्ट और पेस्ट से भी वो टॉलरेट कर जाना चाहिए, उससे भी वो रेजिस्ट होना चाहिए। तो ये सारे तरीके है, ये सारे बेनिफिट्स है जो हमें प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से मिलने वाले हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या है, एक डिसीज से रेजिस्टेंस था और एक हाई यील्डिंग वैरायटी था, दोनों को हमने क्रॉस करा दिया, दो अलग अलग प्लांट सेलेक्ट किए और उनका क्रॉस करा दिया, और जो हमको उनकी प्रोजेनी मिली वो दोनों की सुपेरियर थी, मतलब दोनों कैरेक्टर एक ही इसमें हमें मिल रहे थे। तो इसमें जो मेन स्टेप्स होता है
न्यू जेनेटिक वैरायटी हमें चाहिए और उसको हमको हाइब्रिडाइज करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन मतलब ये देखो, अलग अलग टाइप के प्लांट, अलग अलग टाइप के सीड, जितना भी हो सकता है सारा कुछ हमने कलेक्ट कर लिए। अब ये हो सकता है कि मेरे प्लांट 1 2 3 4 5 ये सब पेरेंट्स है, ये हमने कलेक्ट किए और उसमें से हमने क्या किया, उसको इवेलुएट किया और सिलेक्ट कर लिए P3 अच्छा है और P6 अच्छा है। इसको हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इसका एक का यील्ड अच्छा और एक डिसीज रेजिस्टेंस है, और दोनों को लेकर के हम उसको क्रॉस कराएंगे और इसका ऑफस्प्रिंग्स जो मिलेगा वो दोनों का सुपेरियर होगा। तो सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हमको जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना है। सेकेंड, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स को हमने सिलेक्ट किए और इवेल्युएट किए। फिर आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, उन दोनों को हमने सिलेक्ट करके उनके बीच में क्रॉसिंग लगा दिए। क्रॉसिंग लगाने के बाद अब ये जो रिकॉम्बिनेंट मिला है वो दोनों का सुपेरियर है या नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा लेबोरेटरीज में। फिर उसके बाद उसको जो एग्रीकल्चर फील्ड जो होती है, लैंड और फार्मर लैंड जो होती है, एक हमारी लेबोरेटरी लैंड अलग रहती है, और फाइनली जहां पे हमको ग्रो और कल्टीवेट करना है, अलग अलग सीजन वाली और अलग अलग एरिया वाली, हमको क्लाइमेट वाली लैंड को सिलेक्ट करके वहां पे हम उसको टेस्टिंग करेंगे। फिर हम मार्केट में उसको कमर्शियल यूज के लिए भेज देते हैं। तो ये कोई स्टेप्स होती है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। कल हमने यही वाला पोर्शन पढ़े थे। तो क्या क्या कर लिया हमने, जर्म प्लांट का कलेक्शन कर लिया बेटा, पेरेंट्स को सिलेक्ट किए, फिर हाइब्रिडाइज किए, सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करते हैं हम, टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कल्टीवेशन। आई होप आपको ये समझ रहा होगा क्या मैंने कल पढ़ाया था। फिर हमने वीट का प्रोडक्शन देखे थे, ठीक है, जो कि 70 मिलियन टन तक, 11 मिलियन से 75 मिलियन टन तक के हमने इंप्रूव किए। नॉर्मल बोरलॉग जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है, इन्होंने मैक्सिको में इंटरनेशनल सेंटर है वीट और मेज इंप्रूवमेंट, ये फुल फॉर्म और ये कहां पर है और इससे रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट है और ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा जाता है, याद रखना। ओके, इन्होंने किए और हमने इंडिया में इसकी जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, ये दिख रहा होगा आपको, सोनालिका और कल्याण सोना, इसको हमने इंप्रूव किया। राइस में कल मैंने आपको बताया था IR8 इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ का, ये फिलीपींस का, और तेचुंग नेटिव 1 ताइवान का है। इन दोनों को मिला के हमने सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है हमारे इंडिया में, जया और रत्ना को हमने प्रोड्यूस किए। राइस का प्रोडक्शन भी काफी हद तक के हमने इंप्रूव किए। कलेक्ट, अब इसमें क्या क्या मेथड है, अगेन एक बार रिवाइज हो रहा है। कलेक्शन एंड वेरिएबिलिटी एक फर्स्ट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो जर्म प्लाज्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया है। जर्म प्लाज्म एक लिविंग टिश्यू भी हो सकता है बेटा, सीड भी हो सकता है, या प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, जिससे हम एक न्यू प्लांट को हम ग्रो करा सकते हैं। ये सीड भी हो सकता है, कोई प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, लीफ का पीस हो सकता है, स्टेम का पीस हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकती है, या छोटी सी सेल्स भी हो सकती है, जिससे एक एंटायर प्लांट का ग्रो अप होता है। इन सब को हमने एक जगह पे कलेक्ट कर लिए और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसे हम कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्योंकि कई स्टूडेंट को जर्म प्लाज्म क्या है वो समझ में नहीं आता। फिर हम इवोल्यूशन करेंगे और पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इवोल्यूशन में हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स थे, तो प्लांट जो था डिजायर कैरेक्टर वाला, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब किसका अच्छा यील्ड है, कौन से अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्शन दे रहा है, वो डिसीज से रेजिस्टेंस है या नहीं है। हम बोते तो ऐसे सीड को भी सिलेक्ट करते हैं ना, अच्छे सीड, हेल्दी सीड, छोटे मोटे सीड, टेढ़े मेढ़े सीड, तो जो अच्छे सीड रहते हैं उसको सिलेक्ट करते, फिर हम बो देते हैं, उसको सोन कर देते हैं। तो एज इट इज यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। तारेस बेटा, अभी भी जर्म प्लाज्म समझना है क्या, ये समझ में आ गया? रिस्पॉन्स करो। नहीं समझा? हाँ, देखो जर्म प्लाज्म क्या है। जर्म प्लाज्म का मतलब, जैसे कि सपोज ये प्लांट है बेटा, ये प्लांट में लीफ भी है, फ्लावर भी है, उसके अंदर सीड भी बनेंगे। इस कंप्लीट प्लांट से हम एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इससे हम सीड भी ले सकते हैं, जमीन में बो देंगे। हम लीफ का छोटा सा पार्ट भी ले सकते हैं, जिसको प्लांट टिश्यू कल्चर करके
अगेन एक न्यू प्लांट बना सकते हैं, कुछ भी पार्ट से एक न्यू प्लांट बनाया जा सकता है। उसके रूट, यदि हम जैसे पोटैटो की हम बात कर ले, जिंजर की हम बात कर ले, तो किसी का स्टेम किसी का रूट लेकर के भी हम, या जैसे हम अपना कौन सा रोज का प्लांट लेते तो उसके स्टेम को कट करके हम ग्राफ्टिंग करते हैं, उससे भी एक न्यू प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। तो कोई भी पार्ट जिससे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। तो सपोज हम कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक हम प्लांट के प्रोडक्शन वाले प्लांट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं यदि, ठीक है, तो उसके लिए आपको जितना भी उसका वैरायटीज है उसको आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के साथ आप उसका जितना भी जीन्स जो होते हैं वो आप कलेक्ट करोगे, जितने भी एलिल्स उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आप उस प्लांट के न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंगो है ना, हमारे इंडिया में मैंगो की कितनी सारी वैरायटीज अवेलेबल है ना, या राइस, थाउजेंड ऑफ वैरायटीज अवेलेबल होती है ना। तो हम क्या करते हो, थाउजेंड ऑफ वैरायटी या स्पीसीज को हम एक जगह पे कलेक्ट कर रहे हैं मान लो, और उसमें से जो बेस्ट है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। मींस ऑल एलील्स ऑफ अ जीन जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कल मैंने डेफिनेशन समझाया था, अभी समझ में आ गया बेटे तारेस? ओके, फिर इवेल्युएट किया हमने, फिर उसके बाद उसका हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है सिलेक्टेड पेरेंट्स का, जो भी पेरेंट्स हमने सिलेक्ट किए उसको हम हाइब्रिडाइज करके जो प्रोजेनी बनेगी वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, उस पेरेंट्स के सुपेरियर है कि नहीं, मतलब दोनों भी कैरेक्टर इस प्रोजेनी में आए या नहीं आए, उसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो जो हाइब्रिड है उसमें जेनेटिकली कंबाइंड डिजायर कैरेक्टर देखने को मिलेगा सिंगल एक प्लांट में, सिंगल प्लांट में। फिर सिलेक्शन और टेस्टिंग करना पड़ेगा सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट का। इसमें हमको स्टेप्स होती है कुछ, प्लांट की यील्ड हमें देखना है कि दोनों पेरेंट्स के सुपेरियर है या नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन हमको कराते जाना है कुछ जनरेशन तक के, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अपने कैरेक्टर को लॉस कर दे रहा है। उसमें यूनिफॉर्मिलिटी देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देन फिर हम उससे रिसर्च फील्ड जो होती है वहां पे ग्रो करा के देखेंगे। फिर रिसर्च फील्ड में ग्रो कराने के बाद फार्मर फील्ड जो होता है वहां पे ग्रो करा के देखेंगे। फिर उसके बाद फाइनली यदि हो गया तो उसको हम आगे पास कर देते हैं। तो ये था बेटा जिसे हम क्लासिकल, क्या चीज, क्लासिकल ब्रीडिंग, या फिर इसी को हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग कहते हैं। इसके बाद अगेन एक और ब्रीडिंग आती है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। ओके, जैसे सरबती, सोनारा और पूसा लेरमा, ये कुछ वैरायटीज है प्लांट की, ठीक है, जो म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पहले प्लांट ब्रीडिंग का एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, फिर म्यूटेशन ब्रीडिंग पे आएंगे। कल हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग भी कंप्लीट कर चुके थे। तो प्लांट ब्रीडिंग की यदि हम बात करें तो एक तो हमें प्लांट का जो यील्ड है इसको हमने इंप्रूव कर लिए। आप देखो गोल्डन राइस एक मार्केट में अवेलेबल है आज, ठीक है, ये गोल्डन राइस को हम बायोटेक में भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी आपको यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये चैप्टर का बहुत सारा पार्ट बायोटेक से रिलेटेड है क्या? नहीं बेटा, बायोटेक पढ़ने के पहले चैप्टर पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसके बहुत सारे एडवांस चीजें आपको बायोटेक में दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वहां पे जीन का खेल है। यहाँ पे डायरेक्टली हम सिंपल ब्रीडिंग करा रहे हैं, वहां पे ब्रीडिंग तो हो रही है बट हम उसके जीन को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो जैसे कि विटामिन ए इन रिच राइस जो है हमने डेवलप किए हैं, जिसको हम गोल्डन राइस कहते हैं। गोल्डन राइस का मतलब ये नहीं कि वो गोल्डन कलर का दिखता है, नहीं। एक टाइम पे ना लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। क्यों? क्योंकि उनको विटामिन ए का डाइट नहीं मिल रहा था। और हमारे इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में राइस सबसे ज्यादा फूड में यूज किया जाता है। तो फाइनली किया ये कि विटामिन ए इनरिच राइस को ही हमने डेवलप कर लिया, कुछ चेंज मॉडिफिकेशन लाकर,
ताकि नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी हो रही थी उसको खत्म कर दे। तो इस तरह से प्रोड्यूस किया हुआ राइस गोल्डन राइस है। तो प्लांट ब्रीडिंग से एक तो यील्ड भी हमने इंप्रूव की है, डिसीज से रेजिस्टेंस भी उसे हमने बना लिए, डिसीज से रेजिस्टेंस बनाने के बाद इंसेक्ट पेस्ट से भी उसको रेजिस्ट कर लिए और फूड की क्वालिटी को भी बढ़ा लिए। ये सारे बेनिफिट होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के। ओके, प्लांट ब्रीडिंग से हमने यील्ड जो बनाया, जैसे वीट, वीट की हमारे पास 2 स्पीसीज है, सोनालिका और कल्याण सोना। ये एग्जाम में आएगा बेटा। वैसे तो दुनिया भर की स्पीसीज आपको मिलेगी, बट आपको यही पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो सरबती, सोनारा और ऐसे स्टेट बोर्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, वो भी पढ़ सकते हो। जया रत्ना राइस का वैरायटी है। शुगर केन कल मैंने पढ़ाया था, एक बारबर जो कि नॉर्थ का था, ऑफिसिनेरम जो कि साउथ में था। तो नॉर्थ इंडिया का जो था सेक्रम बारबेरी और साउथ इंडिया का सेक्रम ऑफिसिनेरम, दोनों को क्रॉस कराया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन की वैरायटी थी उसका स्टेम भी थिन था और शुगर कंटेंट भी कम था, और साउथ इंडिया में स्टेम भी अच्छा था और शुगर भी अच्छा था, बट ये साउथ इंडिया वाले को हम नॉर्थ इंडिया में कल्टीवेट ही नहीं कर पाते थे। दोनों को क्रॉस करा के उसकी हाइब्रिड वैरायटी बना ली है। दोनों जगह हमको ग्रोथ कराने को मिलता है और अच्छा हमको कंटेंट भी उसमें मिल जाता है। बेटा गोल्डन है इसलिए गोल्डन राइस कह सकते हैं, बट वो गोल्डन कलर का है ऐसा नहीं है, वो तो नाम दे दिया साइंटिस्ट ने, बट विटामिन ए इनरिच राइस है। ऐसे फीचर है गोल्डन है इसलिए गोल्डन राइस बोलते हैं, ऐसा यदि रहा तो फिर एग्जाम में आप गलत कर दोगे उसका आंसर। ओके, तो ये हाइब्रिड शुगर केन जो हमें मिला, तो इसमें थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट और हाई यील्ड हमें मिल रही है। समझ गया बेटा, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का शुगर केन। याद रखना बेटा, साउथ में ऑफिसिनरम है और नॉर्थ में बारबेरी है, ये भी कल पढ़ाया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने कल आपको यहाँ पे क्या चीज, ये लास्ट ईयर का इसलिए 2021 दिख रहा है, ये हो चुका है आपका, अब 2022 आ जाएगा, ठीक है। हमने वैरायटीज देखे थे, वीट का, लीफ का, ब्रेसिका, कॉलीफ्लावर, कॉफी और चिली। ये वाला टेबल याद हो गया बेटा सभी को? ट्राई किए याद करने का सभी ने? डू यू वांट टेक ट्रेक और हो जाएगा? आज 50% स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल है, मतलब बाकी लोग या तो सो रहे हैं या बोर्ड का क्लास कर रहे हैं। कल ट्रिक बताया था वैसे मैंने, शेयर किया हूं आप लोगों को। सिंपल है यार, देखो चलो जस्ट वेट, में ट्राई करता हूं समझाने का। देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया था कि ब्रेसिका अपने स्वामी के साथ व्हाइट रास्ते पे चल रहा है, इसको ऐसे याद रख लो। सभी में पूसा है तो पूसा को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर जो है, तो कॉलीफ्लावर को आप हिंदी में लिखो कल, ऐसे लिखो कल, ठीक है। कल स्नोबॉल K1, कल सुबह, सुबह मतलब सुबह, मॉर्निंग को सुबह ही बोलते हैं ना, तो कल सुबह ऐसा लिखो स्नोबॉल K1, किसी का नाम है, क्या नाम है, स्नोबॉल K1 पर ब्लैक रॉट लगा। जैसे कि सपोज हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां पे ब्लैक कलर लग गया, ऐसा आप कह सकते हैं, ब्लैक रॉट लगा ऐसा। तो कल मतलब कॉलीफ्लावर, सुबह मन सुबह, स्नोबॉल K1 नाम डायरेक्टली आ रहा है, पर ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक और रॉट लगा, ठीक है। तो ब्लैक रॉट और कर्ल रॉट, ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हो कॉलीफ्लावर में। ये वाला मैंने आपको बता दिया, ब्रेसिका अपने स्वामी के साथ व्हाइट रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। इसमें आप ऐसा याद रख सकते हो कि देखो बीबीज काउ कोमल, बीबीज काउ इज कोमल, बीबीज मतलब क्या हो गया, बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, कोमल तो कोमल, पूछा कोमल, और काउ मीन्स काउपी हो गया। तो 1 2 3 एग्जाम्पल तो आपको याद हो गए। वीट का आप डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे याद हो जाता, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए ट्रिक चाहिए।
चिली का मैंने आपको कल ट्रिक दिया था, सीएम तुम, याद आ रहा है? सीएम का एक एग्जांपल दिया था कल। स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा, बाद में मिलेगा नहीं, आप बोलोगे कि सर फिर से लिखो। तो यहां पे देखो, सीएम तुम चिली सदाबहार का, चिली सदाबहार का लीफ खाओ, ऐसा लिख लो उसको। तो सीएम मतलब चिली मोजेक हो गया, और टीएम मतलब टोबैको मोजेक हो गया। चिली तो चिलीज है, डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सदाबहार तो यहाँ पे चिली का पूसा सदाबहार ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चिली मोजेक टोबैको मोजेक हो गया। लीफ कर्ल खाओ, लीफ खाओ तो लीफ कर्ल हो गया, खत्म। याद हो जाएगा, इजी है, कर लोगे। मैंने आपको कहा था ये ट्रिक बनाने के लिए, और आप ही मुझसे पूछते हो ट्रिक दो करके। आर्यन, नीनद, स्क्रीनशॉट हो गया? नोट करना था ये, साथ ही साथ नोट कर लिए होंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो बाद में पूछोगे सर क्या है वो। बट इसके आगे नेक्स्ट एक और टेबल है, उसका ट्रिक आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ट्राई तो करो यार, तभी तो आगे बढ़ोगे। चले, ओके। अभी कंप्लीट टेबल जिसको देख के डर लग रहा था, एक बार में आपको याद हो गया होगा अभी के अभी। ऐसा पढ़ना है हमारे बायोलॉजी में। नेक्स्ट देखो, प्लांट ब्रीडिंग जो है हमने रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो डेवलप की है, तो पेस्ट को रेजिस्ट करने के लिए जो डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर, तो इसमें देखो तीन हमारे पास क्रॉप है। एक ब्रेसिका जो मस्टर्ड का स्पीसीज है, एक फ्लैट बीन है, और एक ओकरा भिंडी। तो ब्रेसिका का जो वैरायटी हमने, जो रेजिस्टेंस वैरायटी आज हमारे पास है, पूसा गौरव, ठीक है। फ्लैट बीन में पूसा सेम 2 और सेम 3 आता है, और भिंडी में पूसा स्वामी और A4 आता है। तो देखो ये एफिड से रजिस्टर्ड है, ये एक पेस्ट होता है बेटा एफिड, तो एफिड से रेजिस्टेंस है। मस्टर्ड का वैरायटी, जैसिड, एफिड और फ्रूट बोरेर, ये तीनों से रजिस्टर्ड कर दिया, ये दोनों वैरायटी जो सेम का है। और शूट और फ्रूट बोरेर जो होता है उससे पूसा स्वामी और A4 रजिस्टर्ड। तो ये डायरेक्टली आपको याद रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एफिड आ रहे हैं, यहाँ पे सारे आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो ये इंसेक्ट पेस्ट के नाम हो गए, और एक क्रॉप के नाम हो गए, इसके वैरायटी के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यदि ट्रिक की जरूरत है तो आप खुद ट्रिक बनाइए, नहीं है तो इसको डायरेक्ट याद कीजिए। तो ये क्या है बेटा, डेवलपमेंट वैरायटी है जो इंसेक्ट पेस्ट से रजिस्ट है, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट, आपको यहाँ पे जो कुछ और स्पीसीज दिखाई दे रही है, हाँ डायरेक्ट हो जाएगा ना। देखो एटलस 66, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन, इन रिच वैरायटीज जो है कौन कौन सी है, ये एग्जाम में आता है। तो एटलस 66 जो है हाई प्रोटीन कंटेंट वाला वैरायटी है। विटामिन ए किस किस में होता है, कैरोट में देखने को मिलेगा, स्पेनिच में, पम्पकिन में। विटामिन सी में बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, ये सब नॉर्मल नहीं बेटा, हमारे पास जो वैरायटी हमने डेवलप की है उसमें मिलेगा ये, ठीक है। लबलब, फ्रेंच, गार्डन पीस। तो इसके लिए थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग का ये वाला पार्ट यहां से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग हम जो हम कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट पेस्ट कर क्या रहे हैं, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इंसेक्ट जो है ये क्या कर रहे हैं, खा जा रहे हैं ना। तो हमको होस्ट क्रॉप प्लांट जो है उस इंसेक्ट से रेजिस्टेंस करना जरूरी है। तो इसमें देखो एक तो हेयरी लीव्स होती है, उसको हमने रेजिस्ट किए किससे, जैसिड से, ठीक है। कॉटन और सीरियल लीव्स बिटल जो है व्हीट, सॉलिड स्टेम जो व्हीट का होता है, या फिर स्मूथ लीव्स या नेक्टरलेस कॉटन वैरायटी जो होता है, इसको हमने बनाए तो वो बॉलवर्म उस पर अट्रैक्ट नहीं करेगा। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन कंटेंट यदि रहा, या फिर शुगर कंटेंट को हमने कम कर दिए,
तो वो मेज स्टेम बोरेट जो होता है वो उस पे आके खराब नहीं करेगा। देखो पहले कैसा खराब कर दे रहा था, बट अभी देखो कितना अच्छा वैरायटी है, दिख रहा है। तो ये जो है बेटा हेयरी लीफ, सॉलिड स्टेम वीट में कर दिए, स्मूथ लीफ कर दिए, या नेक्टरलेस कॉटन की वैरायटी, या फिर हाई एस्पार्टिक एसिड और लो नाइट्रोजन कंटेंट। तो इस तरह से हमने मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस प्लांट में लेके आए हैं, जिस ये सब प्लांट ब्रीडिंग की वजह से ही हो पाया, जिससे हमने इंसेक्ट पेस्ट से उसको हमने क्या किया, रेजिस्ट कर लिए। ठीक है। दूसरा, हम जब बायोटेक पढ़ेंगे तो जो रेजिस्टेंस जीन है उसको हम कल्टीवेट करते हैं जर्म प्लांट कलेक्शन के थ्रू, उसके वाइल्ड रिलेटिव्स को, और उसको हम चेंज ला करके क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है। ये वाला एग्जांपल थोड़ी देर पहले पढ़े हमने, कौन सा क्रॉप है, कौन सा वैरायटी है और कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है, जिसमें हमने क्या देखे, मस्टर्ड, फ्लैट बीन और ओकरा जो भिंडी है उसका वैरायटी। यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी मिलेगी। ओके। तो ये वैरायटीज को हमने क्या किए, रजिस्टर कर लिए। इसके बाद फिर फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी हमने ब्रीडिंग की है बेटा। मतलब देखो पहले माइल्ड न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी से पर्सन की हालत क्या हो जा रही थी, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा था, प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी, जिसको हमें हिडन हंगर कहते हैं बेटा, दिखता नहीं है बट कोई ना कोई डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो मोर देन 840 मिलियन जो पीपल है जिनको प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिल पा रहा था। तो हमने क्या किए, कुछ फूड जिसमें जो मिनरल, विटामिन या प्रोटीन के कंटेंट को इंप्रूव किए। तो हमने प्लांट ब्रीडिंग किए, हमने क्रॉप को हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर दिए, और इस तरह से कन्वर्ट करना, इस फिनोमिना को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। और इससे हमको जो पर्सन की हेल्थ जो है उसको इंप्रूव करना था, तो उसमें काफी हेल्प मिला है। समझ गए। तो इस तरह से हमने फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या किए, ब्रीडिंग किए, हिडन हंगर को हमको खत्म करना था। तो इसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को हमको इंप्रूव करना था, जिसके लिए हमने प्लांट ब्रीडिंग किए, तो उसमें हमको प्रोटीन कंटेंट और उसकी क्वालिटी को बढ़ाना था, ऑयल कंटेंट और उसकी क्वालिटी को बढ़ाना था, विटामिन कंटेंट को बढ़ाना था, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट को बढ़ाना था। और इस तरह से आज हमारे पास जो क्रॉप अवेलेबल है और जो फ्रूट्स, फूड, वेजिटेबल्स जो मिल रहे हैं, उसमें काफी हद तक के फूड की क्वालिटी को हमने इंप्रूव किया है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने हाइब्रिड किए हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव किए हैं, जिसमें एक तो मेज को हमने हाइब्रिड किए। तो जनरली देखो मेज में हमने क्या किए, जो हाइब्रिड बनाए, तो पहले क्या होता था कि जो अमाइनो एसिड, स्पेशली लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, उसके अमाउंट को हमने डबल कर दिए। समझ गए, डबल सीधे। वीट का एक वैरायटी है हमारे पास, एटलस 66, उसमें हमने प्रोटीन कंटेंट को भी इंप्रूव कर लिए। एक आयरन फोर्टिफाइड राइस का वैरायटी है, 5 टाइम्स हमने आयरन कंटेंट को इंप्रूव किए कॉमन वैरायटी के कंपैरिजन में। ये ऐसा राइस देखने में आता है बेटा, आप देखना, ये आयरन इनरिच, आयरन फोर्टिफाइड राइस है, ये याद रखना आपको। ये वाला पोर्शन, ये लास्ट में मैं जो समझा रहा हूं आपको, ये डायरेक्टली याद रखने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा याद करने वाला पार्ट है। ओके। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। आगे एक और पार्ट इसमें हमें पढ़ना है, मीन्स कुछ एग्जांपल्स जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव किया। तो इसमें हम विटामिन ए, विटामिन सी रिच, आयरन, कैल्शियम रिच और प्रोटीन इन रिच वैरायटीज को हम देखेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, उन्होंने वेजिटेबल क्रॉप को विटामिन मिनरल से रिच किए हैं। ओके। आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूं ताकि ये वाला पार्ट आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। असाइनमेंट ऐसा है कि इनको याद करने का ट्रिक आप बनाइए, या फिर याद कीजिए, या लिख लिख के याद कीजिए।
एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको लिख करके अपने गूगल क्लासरूम में आपको पोस्ट करना है। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। और असाइनमेंट में आपको क्या क्या पोस्ट करना है, तो ये वाला एक स्लाइड स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। इसको एक बार पढ़ो और 3 बार बिना देखे लिखो, या फिर 2 से 3 बार लर्न करो और 3 बार लिखो और पोस्ट करना है। एक ये वाला है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा। हो गया? हेलो, ये वाला है आपके लिए। इसी के साथ साथ एक ये वाला पेज भी है आपके लिए। जल्दी जल्दी लेते जाओ स्क्रीनशॉट। इसी के साथ साथ एक ये वाला पेज भी है, क्योंकि ये चैप्टर में यही वाले पार्ट जो है बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं। इसके साथ साथ भिंडी का वैरायटी का नाम याद होना चाहिए आपको, एबेलमोस्कस, एस्कुलेंटस और परबानी क्रांति। स्क्रीनशॉट ले लो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला हिमगिरी, और ये जितना भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो मैंने याद करा दिया आपको। हो गया? क्या करना है? याद करना है और बिना देखे आपको 3 बार लिखना है। और गूगल क्लासरूम वाले असाइनमेंट सेक्शन में स्पेशली प्लांट ब्रीडिंग के एग्जांपल्स के नेम में आप लोगों को इस टाइटल से लिंक शेयर करूंगा और ये आपको पोस्ट करना है। इतना काम आपने आज कर दिए तो समझ लो आपको एग्जाम में इसका काफी हेल्प मिलेगा। बट ट्राई करो कि ये अभी के अभी ही आपको याद हो जाना चाहिए। हो जाएगा? ये पाउडरी मिल्ड्यू वाला भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा। ये वाला मूंग बीन पाउडरी मिल्ड्यू येलो मोजेक वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आज का लेक्चर भी कल का ही रिवीजन हुआ हमारा। ये सब कल पढ़ा दिया हूं मैंने और वही हमने रिवाइज किए है। बट आज कुछ अलग तरीके से हमने रिवाइज किया। और रिवीजन इसलिए जरूरी था क्योंकि ये एग्जाम्पल पर बेस्ड चैप्टर है। और नया हमने यहाँ पे क्या पढ़े, एक एक्वा कल्चर हमने पढ़े, पीसी कल्चर हमने पढ़े, और बी कीपिंग भी आज हमने कंप्लीट कर लिए बेटा। कल हमारा ये 2 टॉपिक नहीं हुए थे, वो आज हमने देख लिए। और प्लांट ब्रीडिंग में हमने पेस्ट वाला पार्ट इधर का ये नहीं देखे थे, ये भी हमारा हो गया। और आज हाँ अभी अच्छे से क्लियर हो गया ना? हाँ, 3 बार पढ़ना और 1 बार लिखना है नहीं बेटा। आप कितने भी बार पढ़ो बट बिना देखे 3 बार लिखना है। समझे? मतलब पहले आपको लर्न हो जाना चाहिए और फिर लिखना है आपको और फिर पोस्ट करना है। मैं आपको इसके लिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आज के आज करना है। समझ गए? हाँ, ये सारे एग्जाम्पल्स म्यूटेशन ब्रीडिंग में कुछ भी नहीं है बेटा। म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब हम क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसके डीएनए में चेंज ला लें। ये देखो, ये नॉर्मल डीएनए था, हमने इसको यूवी ट्रीटमेंट दिए तो डीएनए में मॉडिफिकेशन हुआ। हो सकता है पहले ATGC ऐसा डीएनए का सीक्वेंस था, अभी हमने TACG ऐसा सीक्वेंस ला दिए। तो हमने ये जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिए। पहले ये सीक्वेंस में उसको बहुत जल्दी डिसीज हो जा रही थी, बट आज हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया। क्रॉप तो हमारी वैसी ही है, तो कंप्लीट पूरे क्रॉप का डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहे, पर्टिकुलर एक छोटा सा टुकड़ा जहां पे प्रॉब्लम आ रही थी उसको डिसीज हो रहा था तो उसको हमने चेंज कर दिए। तो इस तरह से हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग की है। हम केमिकल या रेडिएशन का यूज कर सकते हैं, यूवी रेज, गामा रेज, और प्लांट में डिजायर कैरेक्टर लाने के लिए उसके सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से म्यूटेशन ब्रीडिंग से हम लोगों ने क्या किया, येलो मोजेक और पाउडरी मिल्ड्यू जो डिसीज हो रही थी उससे उसको हमने रजिस्ट कर लिए। इतना ही है। ठीक है बेटा, रिया समझा?
तो ये वाला भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। विटामिन ए में कैरोट, स्पिंच, पंपकिन। विटामिन सी में कैल्शियम, आयरन वाला और प्रोटीन। ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच और गार्डन पी, ये आ रहे। तो इस तरह से प्लांट ब्रीडिंग जो है फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने की है। और फाइनली अब आगे दो पोर्शन हमारे रह गए हैं, सिंगल सेल प्रोटीन और प्लांट टिश्यू कल्चर। अब फाइनली ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो लेट वी स्टार्ट नाउ। सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है ये समझ लो पहले। सिंगल सेल मतलब देखो, अभी तक के आप लोगों ने जैसे पढ़े होंगे इसके पहले भी कि स्लाइड एंड हो गया क्या? हाँ देखो, एससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। अब सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है कि कुछ यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं हमारा, या फंजाई होता है जिसकी ओनली सिंगल सेल यूनिसेलुलर होते हैं। हमने इसमें कुछ चेंज ला करके इसको हमने ग्रो कराए, तो ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन से इनरिच होते हैं। मतलब ये, तो जब ये कंटिन्यूअसली इस तरह से ग्रो करते हैं तो इसमें कैपेसिटी होती है कि ये बहुत कम टाइम पे मिलियन ऑफ कॉलोनीज बना सकते हैं। और इनका ऐसा बायोमास जब फॉर्म होगा तो ये प्रोटीन से इनरिच रहेगा। तो इसको हम ड्राई कर लेते हैं और इनका यूज हम एज ए प्रोटीन करते हैं। हमारे लिए पैथोजेनिक नहीं होते, कुछ बेनिफिशियल हम फंजाई का हम यूज करते हैं। तो देखो स्पिरुलिना आप यहाँ पे देख रहे हो, दिख रहा है स्पिरुलिना? ये स्पिरुलिना है, इसके हमने ऐसे पाउडर बना लिए। ये देखो, इसको हमने ये इस तरह से किए, उसके हम टेबलेट्स भी बना लेते हैं। तो अल्टरनेट सोर्स प्रोटीन का एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन के अलावा स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये प्रोटीन से एनरिच होती है। अब इसमें एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारे पास 250 केजी की काऊ है तो सिर्फ ये 200 ग्राम प्रोटीन एक दिन में प्रोड्यूस करता है। लेकिन यदि हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, एक एग्जांपल है इसका, जैसे मैथिलोफिलस मैथिलोट्रोपस, ये 25 टन प्रोटीन एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है बेटा, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट और बायोमास प्रोडक्शन रेट जो है बहुत हाई है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। टेक दिस अगेन। 250 केजी का काऊ 200 ग्राम प्रोटीन दे रहा है और 200 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म 25 टन प्रोटीन दे सकता है एक दिन में। डायरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा जो एनसीईआरटी ने दिया, 250 ग्राम 25 टन। देखो 250 250 ऐसा है, 250 200 ऐसा है, याद रखना है, याद रहेगा ना? तो ये सिंगल सेल प्रोटीन मतलब क्या है? एक बायोमास ही होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम डायरेक्टली एज अ प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं। तो इसके बेनिफिट क्या है? एल्गी बेटा यही वाला स्पिरुलिना बेटा खाने लायक है, सारी एल्गी नहीं, स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना जो होता है देखो, जैसे जो स्पेस ट्रेवलर होते ना, ये इस तरह से हम लोग इसको हम टेबलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कई दिनों तक उनको खाना भी नहीं मिले ना, तो ये एक एक टेबलेट खा के वो रहते हैं, क्योंकि वहां पे वॉशरूम भी नहीं जा सकते वो लोग। और कई दिनों तक के इतना हैवी फूड लेके जाना, फिर कुकिंग करना, ये सब पॉसिबल नहीं है ना, तो उनके लिए फिर ऐसा बनाया जाता है। यहाँ पे प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सबसे ये रिच होते हैं। ठीक है, ये एक ग्रोथ, जैसे पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, स्ट्रॉ, मोलासेस, एनिमल मैनर, सीवेज, ऐसी जगह पे हम इसको ग्रो करा सकते हैं। तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है उसको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं इस तरह से। समझ गए? तो सिंगल सेल प्रोटीन के लिए जो इंफॉर्मेशन है इतना ही सफिशिएंट है।
ओके, इस चैप्टर में क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी का पार्ट समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, इसके अलावा यदि मुझे ऐसा कुछ लगेगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा के कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। मे बी मैं चेक करता हूं, मेरे पास एक प्रिंटेड नोट्स है, मटेरियल है, उस पे मैं पेंसिल से हाईलाइट कर लेता हूं, और यदि लगता है कुछ डेटा शेयर करना चाहिए तो वो आपको मैं शेयर करूंगा। स्टार्ट करें प्लांट टिश्यू कल्चर, लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, और आज ये चैप्टर कंप्लीट। और कल हम क्या पढ़ेंगे मालूम है? कल क्लास है ना हम लोगों का। कल क्या पढ़ने वाले हम लोग? कल पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ के आएंगे, और यहाँ पे +3 पेज वाला कंसेप्ट काम में नहीं आने वाला। +3 पेज तो आपको पढ़ना ही है, बट मे बी शुरुआत हम लोग यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो करेंगे वो सबसे पहले इम्यूनोलॉजी से करेंगे। तो जो इम्यूनिटी वाला जो सेक्शन है वो पढ़ के आइए आप लोग। फिर हम लोग डिसीज पे आएंगे। तो डिसीज को हम सेकंड इसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट इसमें हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। एससीपी का डेफिनेशन कुछ भी नहीं है बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन, यूनिसेलुलर जो है सिंगल सेल का जो बायोमास होता है, लार्ज बायोमास, जिसको हम डायरेक्टली एज अ फूड यूज कर रहे हैं, वो सिंगल सेल प्रोटीन होता है। ओके, हो गया? चालू करें टिश्यू कल्चर। रियली बेटा आपका आज रिवीजन भी हो गया और आगे का मैंने पढ़ा भी दिया। अब आपको ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग की नीड है तो एनसीईआरटी पढ़ो, और रिकॉर्डिंग चाहो तो देख सकते हो, नहीं भी देखे तो आपका सारा पार्ट मैंने आज ही कवर करा दिया। यदि किसी का जेन्युइन रीजन रहता है और वो पहले से इन्फॉर्म करते हैं तो उसको मेरा सपोर्ट मिल जाता है, नहीं तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो फर्जी लीव पर रहते हैं। चलो, तो अभी देखते हैं हम लोग आगे टिश्यू कल्चर क्या है। तो टिश्यू कल्चर में बेटा हम कोई भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, कोई सेल हो सकती है, छोटा सा टिश्यू हो सकता है, कोई भी ऑर्गन, उसको लेकर के हम कंप्लीट लैब में कल्टीवेट करके एक इंटर प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना को टिश्यू कल्चर कहते हैं। बट इसके लिए हम लोगों को देखो स्टेराइज कंडीशन जरूरी है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेराइल कल्चर मीडियम जो है, जहां पे हम लोगों को एक एसेप्टिक कंडीशन का मतलब कितना उसको पीएच हमें प्रोवाइड करना है, कितना हमें वहां पे टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, कितना हमें उसे ऑक्सीजन देना है, कितना उसे हमें CO2 देना है, देना भी है कि नहीं है, ये सारी जो एक फेवरेबल कंडीशन है वो हमें प्रोवाइड करना होता है। तो एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, और दूसरा स्टेराइल कल्चर मीडियम होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री जो है एक कल्चर मीडिया का प्रोडक्शन हमें करना पड़ता है। और यहाँ पे हम प्लांट का जो भी पार्ट ले रहे हैं उसमें टोटिपोटेंसी देखने को मिलनी चाहिए। टोटिपोटेंसी मतलब एबिलिटी टू सेल डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड अगेन एंड अगेन, इसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगेन। नहीं, ये पोस्ट नहीं करना है, ये आपको याद करने के लिए मैंने राइटिंग वर्क जो किया ना मैंने, ये आपको समझ में आना चाहिए ना किसका क्या मीनिंग समझाया हूं, उसके लिए स्क्रीनशॉट कह रहा हूं। समझ गए? स्टेराइल कल्चर मीडियम का मीनिंग समझ में आ गया, एसेप्टिक कंडीशन समझ में आ गया, टोटिपोटेंसी समझ में आ गया। स्वयं साहू क्लास में है क्या? रिस्पॉन्स करो।
नहीं है? स्वयं साहू है कि अनुज साहू है? कोई दोनों साहू नहीं है क्या आज, क्या है कोई? अनुज, स्वयं, कितने साहू है क्लास में? फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना है। अनुज यादव दिख रहा है मुझे, साहू नहीं है आज कोई भी। फर्स्ट पॉइंट में यह कहा है कि हमें स्टेराइल कल्चर मीडियम चाहिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, पीएच, टेम्परेचर, ये सारी चीजें कितना चाहिए उस प्लांट की ग्रोथ के लिए। और प्लांट का कोई भी पार्ट को हम लेकर के कंप्लीट इंटायर प्लांट में ग्रो करा सकते हैं, तो उसमें प्लांट की सेल भी हो सकती है, उसका टिश्यू भी हो सकता है, उसका ऑर्गन भी हो सकता है। ओके, तो एक ऐसा पार्ट जिसमें एक एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर दे, एक छोटा सा प्लांट का पार्ट, कोई सेल जिसको हम ले रहे हैं उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्स प्लांट क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसे हम एक्स प्लांट कहते हैं, जिसमें एक एबिलिटी है, जिसमें टोटीपोटेंसी का एबिलिटी है। तो एक्स प्लांट मतलब एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा रहे हैं बेटा, स्टेराइल कल्चर मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में हम ग्रो करा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। और न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? एक क्वेश्चन ये भी है, स्टेराइल कल्चर मीडियम क्या है? तो कल्चर मीडियम जहां पे हम ग्रो करा रहे हैं, तो वहां पे उसको नाइट्रोजन चाहिए, उसको कार्बन चाहिए, उसको फॉस्फोरस चाहिए, उसे पोटेशियम चाहिए, व्हाटएवर जो भी चाहिए, वो सारे ग्रोथ फैक्टर हम उस मीडिया में प्रोवाइड कराते हैं। उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, उसमें विटामिन होता है, उसमें अमाइनो एसिड होता है, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स है, ये भी उसमें रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम एक न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मिट्टी में भी तो उसको ये सब मिल रहा है ना, तो हम उसको एक रेडीमेड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसको खाए और ग्रो करे। तो इस तरह से हम एक कल्चर मीडिया उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड होने के बाद अब क्या होगा? ये इस मेथड से थाउजेंड ऑफ प्लांट को हम बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस करके ग्रो करा सकते हैं बेटा। तो एक ऐसी मेथड जिसमें हम बहुत छोटे से टाइम पे थाउजेंड ऑफ प्लांट को एसेप्टिकली लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करा सकते हैं। इस फिनोमिना को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? माइक्रो प्रोपोगेशन। आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का स्टेट बोर्ड में एक चैप्टर है, वहां पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला एक टॉपिक दिया है, वहां पे भी ये दिया हुआ है। ऐसे ही मैं बोर्ड का बुक देखा था तो मुझे याद है, तो आपको जो है मैं शेयर कर रहा हूं कि वहां पे मैंने ये देखा हूं। पढ़े हो ना? वेरी गुड। तो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है पता है, आप तो जानते ही हो। एक सोमा क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब प्लांट जो है बेटा जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है ओरिजिनल प्लांट से, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स कहते हैं। जैसे टोमेटो हो गया, ये देख रहे हो आप, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये हमने इसी मेथड के थ्रू प्रोड्यूस किए। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि कैरोट का हमको प्लांट ग्रो कराना है, तो ये एक मेच्योर प्लांट था, या ये कैरोट थी, इसका हमने छोटा सा पार्ट, एक टुकड़ा, इतना बड़ा भी नहीं बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, इतना छोटा सा हम लेंगे ऐसा जो हमें दिखे भी ना, उसको लेकर के हम इस तरह से कल्चर मीडिया में ट्रांसफर कर देते। तो ये वाला पार्ट एक्स प्लांट कहलाएगा। फिर यहाँ पे ये ऐसे जब ग्रो होता है तो इसको हम कैलस कहते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज होता है कैलस। कैलस मतलब एक मासेस ऑफ सेल्स जो कल्चर मीडिया में ऐसा ग्रोथ कर दिया, उसने बहुत सारी सेल्स है। फिर ये जितनी भी सेल्स है इसको हम एसेप्टिकली 10 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम पहुंचा सकते हैं उसको। फिर वहां से इस तरह से छोटे छोटे प्लांट ग्रो करेंगे और उसको फिर हम मिट्टी में पहुंचा देते हैं, देन कंप्लीट एक प्लांट बन गया फिर से ऐसा। तो इस तरह से मेथड होती है बेटा प्लांट टिश्यू कल्चर की। क्या क्या हुआ, एक प्लांट का एक सूट टिप को कट किए, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिए, पार्ट को लेकर के सबसे पहले हमने उसको स्टरलाइज किए, डिस्टिल वाटर से वॉश किए, वॉश करने के बाद फिर एक स्केपल्स की हेल्प से उसको काट लिए, काटने के बाद ऐसा छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, छोटा सा एक टुकड़ा हमने लिए, मतलब जनरली हम रूट और शूट एपाइकल मेरिस्टेम वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हमने टेस्ट ट्यूब में पहुंचा दिया, इसको हम क्या करेंगे? एक्स प्लांट।
एक्सप्लांट के बाद फिर यहाँ पे मासेस ऑफ सेल्स ऐसा फॉर्म होगा जिसे क्या कहेंगे, कैलस। फिर उसको लेके हम एसेप्टिकली अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर कुछ टाइम के लिए उसको इंक्यूबेट करते हैं। फिर ऐसे प्लांट वहां पे ग्रो कर गए। ग्रो करने के बाद फिर उस प्लांट को हम एक पॉट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो कोई प्लांट में कंप्लीट प्लांट डिसीज वाला है, ये प्लांट हमें चाहिए और हेल्दी प्लांट के फॉर्म में चाहिए, तो जो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होते हैं। तो उस पार्ट को लेकर के हम कंप्लीट डिसीज फ्री हेल्दी प्लांट को भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं डिसीज प्लांट से भी। तो ये टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मेरिस्टेम जो होता है ये वायरस से फ्री होता है। और साइंटिस्ट ने बनाना, शुगर केन, पोटैटो का मेरिस्टेम लेकर के कल्टीवेट करके ग्रो अप किए। एक होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने क्या किए, दो अलग अलग प्लांट की सेल को लेकर के उसके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराए और कल्चर मीडिया में ग्रो करा के एक न्यू प्लांट में उसको कल्टीवेट किए। इसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब प्रोटोप्लाज्म का क्या किया गया है, फ्यूजन किया गया है, जिसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट के डिजायरेबल कैरेक्टर को लिए, ठीक है, और एक सोमेटिक हाइब्रिड को प्रोड्यूस किए। प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट किया, सेल वॉल को डाइजेस्ट किया और न्यू प्लांट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे को टोमेटो भी बहुत जरूरी है और पोटैटो भी जरूरी है, तो हमने टोमेटो और पोटैटो दोनों को मिला के हाइब्रिड बना लिए, जिसको पोमेटो कहते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही इसमें मिलेगा, अलग अलग मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक ही में दोनों मिलेगा। अलग अलग जगह काट के सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही में आपका काम हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है। प्रोटोप्लाज्म को हमने फ्यूज किया, टोमेटो और पोटैटो, क्या बन गया, पोमेटो बन गया। तो हाइब्रिड कैरेक्टर टोमेटो और पोटैटो दोनों के मिलेंगे। बट बेटा इट हैज नॉट ऑल डिजायर कैरेक्टर फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन, क्योंकि नहीं हो पा रहा इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन, इसलिए आज मार्केट में अवेलेबल नहीं। बट करके देखिए हम लोगों ने, तो इसे हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। चलो तो एनिमेशन शेयर करूं एक बार प्लांट टिश्यू कल्चर का। फाइनली चैप्टर आपका एंड हो जाएगा आज, देख ले। चलो प्लांट टिश्यू कल्चर पे फोकस करेंगे एक बार, कैसे एक्चुअल प्रोसेस होता है लेबोरेटरीज में। दो एनिमेशन की हेल्प से आपको सारी चीजें जो है समझा देता हूं मैं। मजा आता ना मॉर्निंग में पढ़ने में बेटा, अच्छा लगा ना आज पढ़ना, आर यू एंजॉइंग? हर चीज अच्छे से समझी होंगी आज आपको, एक एक चीज बहुत मजा आया होगा, ऐसा लग रहा होगा सारा कुछ याद हो गया। लगता बायो का क्लास आज हमारा पहली बार फर्स्ट क्लास हो रहा है। बायो तो थ्योरी सब पोर्शन रहता है, वैसे रहना तो पहले ही चाहिए। देखो बेटा प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये कैसे होता है, वेट कर देंगे। कम टाइम पे बहुत सारे और बहुत बड़े लार्ज प्लांट और अच्छे कल्चर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसा ये प्रोसेस होता है बेटा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? वो ऑडियो की वजह से मेरा साउंड नहीं आ रहा होगा। समझ में आ गया कि आपको ये मेरे आवाज से ज्यादा एनिमेशन जरूरी था? अब ये वाला देखिए अभी आप लोग, मेरा आवाज अभी भी कम आ रहा है क्या? ऑल क्लियर है? हाँ ठीक है। टिश्यू कल्चर अभी देखो पीछे बैकग्राउंड साउंड अच्छा आ रहा है। Micropropagation refers to a technique of rapid vegetative propagation of plants वीडियो का साउंड of सही आ रहा है या नहीं आ रहा? agricultural and horticultural value नहीं आ रहा? involving cell and हाँ, उस tissue टाइम पे वीडियो culture. का साउंड नहीं, उसमें म्यूजिक था। जस्ट वेट, Its prime objective is to produce plant. जस्ट वेट, साउंड बढ़ा देता हूँ।
नहीं बेटा, साउंड इसमें इतना नहीं आएगा, ट्राई करो, सुनो, हेडफोन का यूज करो, ठीक है। बाकी जो मेरा आवाज तो आ रहा है ना उसमें आपको? Plants that are ठीक है, देखो genetically identical. Plant tissue culture has many advantages of multiplication than the conventional method of vegetative propagation. देखो ये एक्स With a प्लांट होता है single बेटा, cell or small groups of प्लांट का cells, छोटा सा it पार्ट is जो है possible to raise a उसको लेकर के large आपके जो मीडिया है progeny उस पर in a ट्रांसफर करना shorter है। मुझको सुनो period बेटा, in उससे कोई culture मतलब नहीं है। vials. ट्रांसफर किया There are हमने, 3 methods by which plants multiply clonally through tissue culture. 1. Apical meristem of a plant अब ये is प्लांट cultured जो to है produce a यहाँ का जो large number of न्यूट्रिएंट shoot मीडियम है उसको buds. यूज करेगा, देन ग्रो अप करेगा इस तरह से। 2. Any plant part can develop shoots, sometimes through an intervening step of callus formation. Roots can be induced in these shoot buds before they're transferred to the soil. 3. Either directly or through callus mass, a large number of somatic embryos are produced from the plant part, which is similar to zygotic जैसे जो embryos ग्रो found अब in किया ना बेटा, ये seeds जो बायोमास जो that दिख रहा है इसको produce कैलस complete कहते हैं। plants. तो इसको भी उठाकर हम कहीं और ट्रांसफर करेंगे ना, तो वहां से भी हम एक प्लांट को The embryos प्रोड्यूस can कर be सकते encapsulated by a proper gel to produce artificial seeds, which can हैं। be आर्टिफिशियल handled like सीड normal seeds हम प्रोड्यूस but कर सकते produce plants true to a single parent. Production of artificial seeds is a revolutionary step in micropropagation, which is being widely used in propagating papaya, coconut, and potato. In vegetatively propagated plants, pathogens, viruses are transmitted through the propagules, that is, root, tuber, bulb, rhizome, etc. However, in virus-infected plants, only the meristematic cells of the apical dome are devoid of the virus. Hence, by using shoot apical meristem culture, virus-free plants can be raised. Notable examples of the same are disease-free strawberries, potatoes, etc. Anther and pollen culture create many haploid plants. Pollen embryogenesis is a good system to induce, detect and analyze mutants, as many haploid cells are available that have the potential of developing into plantlets. Haploids are rare in nature. Over 250 plant species like barley, maize and tomato have been successfully developed by this method. In plant breeding programs, all desirable crosses are not successful. In hybrid seeds, some embryos abort before reaching maturity, thus rendering the seeds non-viable. Such immature embryos can be grown in a more hospitable environment inside the culture vials, making it possible to raise a complete hybrid plant. This method of premature birth is used in obtaining hybrid fruit trees like peach, cherry and plum. Similarly, embryo rescue has been used to grow embryos from hybrids between common bean and a wild species. This hybrid is not only disease tolerant but has several other desirable characters. The culture of embryos from normal seeds may sometimes be used to shorten breeding cycles. Chemical mutagens are used in cell cultures to induce mutations. Suitable mutants are then subjected to herbicides and toxins. The mutants that are resistant survive, while the others perish. Such selected mutant cells are then grown to obtain plantlets for agricultural purposes. The variability generated by the use of tissue culture cycle is called somoclonal variation. A major success of tissue culture has been the generation of disease-resistant genotypes like sugarcane
and potato. Its primary application has been the recovery of new genotypes with increased tolerance to plant diseases. The variability in somoclonal is attributed to pre-existing variability in explants, tissue culture-induced variability, somatic recombination in tissue culture, chromosomal aberrations, and transposon mutagenesis. Somatic hybridization involves physical union of protoplasts from two parents made possible by new techniques for enzymatic isolation of protoplasts and their subsequent regeneration. Plants which show physical or chemical incompatibility in normal sexual crosses may be produced by somatic hybridization. Somatic hybridization involves 1. Isolation of protoplasts from suitable plants. 2. Mixing of protoplasts in centrifuge tube containing fugigenic chemicals or by electrofusion to produce heterokaryons. 3. Wall regeneration by heterokaryotic cells. 4. Fusion of nuclei of heterokaryon to produce hybrid cells. 5. Plating and production of colonies of hybrid cells. 6. Selection of hybrid, subculture, and induction of organogenesis in the hybrid colonies. 7. Transfer of mature plants from the regenerated callus. Somatic hybridization is important for introducing useful genes like those for male sterility, herbicidal resistance, etc. Plant genetic engineering involves insertion of the desired gene, chemically synthesized or isolated from bacteria, animal, or taxonomically unrelated plant or group of genes, into a suitable vector system, such as diaplasmid or Agrobacterium tumefaciens, chosen for its ability to eventually transfer the DNA to plant cells. The desired DNA can thus be introduced into single cells of the plant. These cells containing the new gene in one of their chromosomes multiply and are persuaded to regenerate a plant in which each cell of every tissue contains a new gene. Some transgenic plants developed through genetic engineering are Parnace and Barsta and Brassica species, which are transgenics for male sterility, and bruise-resistant tomato, like flower sour, which are transgenics for food processing. Isolated plant cells were first grown on an artificial medium in 1902. With progress in the field, आपके विजुअलाइजेशन के लिए था. आई होप आपको ये समझा होगा. ठीक है. today, तो फाइनली आज आपका ये पोर्शन मीन से चैप्टर कंप्लीट हुआ. आपको मैं लिंक पोस्ट कर दे रहा हूँ असाइनमेंट की. वैसे नोटिफिकेशन आ गया होगा आपके पास. थोड़ा ऊपर से जाएगा बेटा, आपके लेवल का नहीं है ये. सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता. आ गया नोटिफिकेशन, सभी को देख लो. ठीक है. मैं आज ग्रुप में भी, आज बहुत से बच्चे नहीं है तो ग्रुप में भी मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है. सैटरडे और संडे नाइट तक के ये सारी चीजें हो जानी चाहिए. ये संडे आपका कोई टेस्ट नहीं है ना. अनुज यादव हो गया. हाँ, तो किसी का कुछ प्रॉब्लम रहा है तो आप पूछ सकते हो. कल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज +6 पेज इतना पढ़ के आ जाओ, क्योंकि आज आप 12:30 के आसपास इसके बाद फ्री हो. जल्दी आज फ्री हो जाओगे आप. ठीक है. चलो ऐड करें फिर आज का क्लास बेटा. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.